अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात। और एक मुलाकात में आज हम आपको मिलवा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एस डोगरा से, और उनसे बात कर रही हैं अमित कमल। पत्रकारिता वह चीज है जो लोकतंत्र को जिंदा रखती है। ये प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन की एक ताकत है। नमस्कार श्रोताओ, मैं अमित कमल आपका एक मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, मीडिया शिक्षाविद और फिल्म मेकर एस डोगरा। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में सर। अमिता, शुक्रिया। ये हिमाचल के मूल निवासी हैं और वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं और सन 1995 से मीडिया में सक्रिय हैं। ये भारत और नेपाल में अभी तक 300 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित कर चुके हैं। वे पिछले एक दशक से शिक्षा संस्थाओं में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में नियमित अध्यापन और विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लघु फिल्मों का निर्माण भी किया है, जिसे कई फिल्म फेस्टिवल में सराहा भी गया है। इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं ये। आज हमारे स्टूडियो में एस डोगरा। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इन्होंने लघु फिल्मों के साथ साथ कुछ किताबें भी लिखी हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। आपका स्वागत है सर। हाँ, नमस्कार अमिता, शुक्रिया। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो मेरे जहन में एक सवाल है एक मुलाकात के लिए, जो हमारे श्रोता सुनते हैं इस कार्यक्रम को, सबसे पहला सवाल मेरे जहन में जो आता है, आप पत्रकारिता को कैसे देखते हैं आज के संदर्भ में? देखिए, पत्रकारिता की अगर बात की जाए, जैसे आपने आज के संदर्भ की बात करी है, क्योंकि मैं लगभग, जैसा आपने अभी मेरा परिचय देते हुए बताया, मैं पिछले लगभग 28-29 सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता क्षेत्र में हूँ। काफी बदलाव आए हैं। ओके। मैं क्योंकि प्रिंट मीडिया से आता हूँ, तो मुझे लगता है कि आज की जो पत्रकारिता है वो काफी हद तक बड़ी शॉर्टकट पर आ गई है। जी सर, बिल्कुल सही। तो पत्रकारिता का परिवेश बहुत बदला है। उसके कई फायदे भी हैं वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो युवा बच्चे खासतौर पर जो इस फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि पहले हम ना शोध किया करते थे। हम दयाल सिंह लाइब्रेरी जाया करते थे, किसी विषय पे अगर जानकारी लेनी है या कुछ लिखना है, तो हम ना काफी मतलब रिसर्च शोध करते थे। लेकिन आज जो है इंटरनेट पर इतनी अपार जानकारियां हैं, ये सब चीजों की वजह से काफी बदलाव आया है। हाँ, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं पत्रकारिता को लेकर, जैसे कुछ चीजें ऐड ऑन हुई हैं। पहले जैसे क्या होता था, मैं खेल प्रेमी काफी रहा हूँ, खिलाड़ी रहा हूँ, तो जैसे खेल का पन्ना बहुत कम हुआ करता था, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी बात करें तो उसमें भी खेलों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। आज लेकिन बदलाव आया है। आज जो है ना केवल खेल संवाददाता होते हैं, बल्कि खेल संपादक भी होते हैं। जी सर। तो खेलों को भी काफी तो ये पत्रकारिता में काफी बदलाव है। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि आज पत्रकारिता का सबसे बड़ा बदलाव तो ये समझ लीजिए कि आज सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गए कि आम आदमी भी पत्रकार बन गया बेसिकली। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि उसे पत्रकारिता नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए, वो आपको स्वतंत्रता तो जरूर मिली है लिखने की या अपने आप को जो है अभिव्यक्त करने की, लेकिन उसमें कितनी गंभीरता है वो बहुत समझना बहुत जरूरी है। कई बार अच्छे अच्छे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मीडिया हाउसेस हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा मिस्टेक होने लगी हैं। उदाहरण के तौर पर आजकल जैसे प्रूफ रीडर का जो है वो जॉब ही खत्म कर दिया गया है, तो वहां क्या है कि वो एरर जाती हैं। मैं मीडिया हाउसेस के ऊपर ही, क्योंकि पत्रकारिता की आपने बात करी है, तो वहां पर भी कई बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स होने की संभावनाएं बनने लगी हैं, होने लगी हैं, जो कि बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ फायदे ये जरूर हुए हैं कि अब व्यापक हो गई है पत्रकारिता। यानी कि पहले हमें ना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जैसे उदाहरण के लिए जब कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती थी, हम बीबीसी रेडियो को सुना करते थे। तो आज लेकिन ये अपडेट आपको तुरंत जो सोशल मीडिया पे मिल जाता है। आप अखबारों का ही देख लें, आज अखबार जो है वो समाचार पत्र, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया का फिर क्योंकि ज्यादा मेरा दामन थमाया मैंने, तो मैं महसूस करता हूँ कि आज जो दैनिक समाचार पत्र भी हैं, जद्दोजहद इतनी बढ़ गई है, तो पत्रकारिता में कुल मिलाकर काफी बदलाव आए हैं, जो कि कुछ हद तक बहुत अच्छे भी हैं,
एकदम आपको अपडेट करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम जैसा मैंने आपको बताया कि वो उस दौड़ में या इतनी होड़ में कई गलतियां भी बहुत ज्यादा होने लगी हैं। जी डोगरा सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि पत्रकारिता में क्या क्या बदलाव आए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो ये बदलाव आए हैं और आपने इतना अच्छा सफर तय किया है, जैसे मैं आपके व्यक्तित्व को देख पाती हूँ, आपने बहुत सारे जाने माने समाचार पत्रों के लिए भी लिखा है और आप हमेशा एक्टिव रहते हैं पत्रकारिता के फील्ड में। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? अमिता, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को पाने की बात है, तो मैंने जब कैरियर आरंभ किया तो क्योंकि हमें भी, क्योंकि कोई चीज अब जैसे शुरुआत होती है ना, तो कई चीजों का आपको आभास नहीं होता आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा ना कुछ अपनी चीजों को चैलेंज के तौर पर लिया और मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे इस पत्रकारिता जीवन में राइट फ्रॉम बिगिनिंग, अब मैं तो बिल्कुल एक ऐसे व्यक्तित्व का उल्लेख करना चाहूंगा जो पत्रकारिता के पुरोधा हैं, हमारे बड़े भाई समान अरविंद कुमार सिंह, जो कि पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। तो शुरुआती दौर में ऐसे व्यक्तित्व से मिलना हो गया। मैंने तो चिट्ठी लिखी थी, एक आर्टिकल भेजा था अमर उजाला में। तो हमें ना मतलब समय समय पर अच्छे लोग मिलते गए, उन लोगों ने हमें पत्रकारिता के नए नए आयाम, और कुछ देखिए, जब तक आप खुद शिद्दत से कुछ काम करने की लालसा नहीं रखते तो आपको सफलताएं नहीं मिला करती हैं या आप कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं जीवन में। तो मैंने और कुछ नहीं, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, या ये समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा रही, मुझे समय समय पर अच्छे अच्छे पत्रकारों, बड़े वरिष्ठ मीडिया कर्मियों से मिलना जुलना रहा। अब हमारे कई लोग अब हमारे बीच में नहीं भी हैं, तो ऐसे लोगों से काफी कुछ सीखने समझने को मिला और मेरा हमेशा प्रयास रहा। अरुण खरे सर थे हरिभूमि से, परविंदर शारदा पंजाब केसरी से, है ना, इस तरह से ऐसे लोग जो कि आज भी हमारे संपर्क में हैं। तो उन लोगों से रिपोर्टिंग के बाद लेख कैसे लिखा जाता है, फीचर आर्टिकल क्या होते हैं, है ना, रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार किया जाता है, मुझे कभी कभी बड़ा मजा आता है कि वो सब विधाओं में। और फिर ये जरूर रहा, ये भी मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे हर क्षेत्र में, यानी कि हर फील्ड में काम करने का मौका भी मिला। उसका कारण ये भी रहा कि मेरा ना खेलों के प्रति हो, है ना, भ्रमण के प्रति हो, तो इस तरह के म्यूजिक की बात करें, साहित्य की बात करें, तो इस तरह की रुचियां थी कि मैं ना केवल उन चीजों को मतलब कवर करने में और उनके ऊपर लिखने की चीजें कर रहा था, बल्कि मैं एंजॉय कर रहा था, क्योंकि वो मेरे खुद के शौक आज भी वो मेंटेन है और इसलिए मैं शायद और ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता हूँ। तो अपने आप को पाने की बात जो आपने कही, तो इस तरह से दौर चलता रहा। लेकिन मुझे फिर क्योंकि मीडिया एजुकेशन ने मेरे को, जैसे क्योंकि आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। जी जी सर। 2011 में, क्योंकि मैं एक्चुअली आपको और क्लियर कर दूं कि मैं 95-96 के आसपास राष्ट्रीय अखबारों से जुड़ना, पंजाब केसरी से मेरी शुरुआत हुई बेसिकली, और उसी ने पहचान बनाई पत्रकारिता के क्षेत्र की बात की जाए, प्रिंट मीडिया से। तो वहां करने के बाद फिर वो हमें एक संवाद सूचक का एक टाइटल भी मिल गया। अखबार ने हमें जो है साउथ दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली से हमें संवाद सूचक बना दिया। तो पार्ट टाइम मैं जॉब किया करता था स्कूल में और 2-3 बजे छुट्टी हमारी हो जाती थी। मेरे स्कूल वालों ने भी मुझे बड़ा सपोर्ट करा। मैं बता रहा हूँ, समय समय पर हर किसी ने मेरी इस प्रतिभा को, जिसे कहना चाहिए ना कि और पंख देने में बहुत अहम भूमिका अदा करी है। जो भी मैं कुछ आज महसूस करता हूँ या आप लोग जैसा आज बोल रहे हैं या समझते हैं, तो वहां क्या हुआ कि आने वाले समय के ध्यान में मुझे नहीं पता था। मैं तब पार्ट टाइम किया करता था, तब भी मुझे फुल टाइम रिपोर्टर के तौर पे या पत्रकार के तौर पर देखते थे। जी जी। तो फिर कुछ ऐसा एक मौका मिला कि हम जो है पूरी तरह से 2011 में नौकरी स्कूल की छोड़कर हम जो है पूरी तरह से पत्रकारिता में आ गए और समाचार पत्र स्टार्ट किया। वहां हमें एक हमारे बहुत बड़ा, वो भी काफी बड़ा नाम है, सतीश कपूर जी है। उन्होंने मेरे को कहा आप जो है क्यों नहीं मीडिया की वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, ताकि आपकी जो प्रतिभाएं मैं देख रहा हूं या आपके अनुभवों को देख रहा हूं, आप बच्चों के अंदर जाएं तो हो सकता है कि आप और अच्छा कुछ दे पाएंगे। और दैट वाज द आइडिया। अच्छा, फिर देखिए हुआ क्या, मैं द्वारका रहता हूँ। द्वारका में एक श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं अभी भी हमारे संपर्क में, वो अभी भी वहां पर कार्यरत हैं। उन्होंने मुझे
अपने स्कूल में सबसे पहली बार मौका दिया मीडिया वर्कशॉप करने का। अच्छा। और वो एक ऐसा एक और बेंचमार्क कह लें या माइलस्टोन कह लें कि मैं मीडिया वर्कशॉप करने लगा। मीडिया वर्कशॉप करते करते मैं एक बार बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर द्वारका में ही है वो भी, वहां मैं मीडिया वर्कशॉप एक बार कर रहा था। उन्होंने मुझे जॉब के लिए ऑफर कर दिया, क्योंकि 11वीं 12वीं में ये पत्रकारिता एक सब्जेक्ट के तौर पे मास मीडिया स्टडीज एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है सीबीएसई द्वारा। वहां मुझे उन्होंने पीजीटी मास मीडिया स्टडीज के लिए ऑफर किया, क्योंकि मैं ट्यूशन किया करता था अपने पढ़ाई के समय। तो तब से सपना था, और बीएड भी किया। तो यही था कि मैं टीचर बनना चाहता था। लेकिन ये तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मैं पीजीटी मास मीडिया स्टडी यानी कि जिस पत्रकारिता को मैं कितना प्यार करता हूँ, मुझे वो पढ़ाने का मौका मिलेगा। और आपसे आज मैं आपके आकाशवाणी में मुझे शेयर करते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि उस बैच में मेरे पास मैथिली ठाकुर, जो कि भोजपुरी बड़ी प्रोमिनेंट सिंगर बन चुकी है आज, वो भी मेरी उस बैच में स्टूडेंट रही है। उसके अलावा वहां मुझे कुछ किताबों का मैं बच्चों को डेली कुछ नोट्स लिखवाता था। बच्चों के अंदर मैं देखता था कि वो किताब ही नहीं लेकर आते थे, तो मेरे को होता था कि भाई सब्जेक्ट तो कहते वो किताब अवेलेबल नहीं है। एक बच्चा था, मेरे को अभी भी याद आता है, उसका नाम पीयूष थापर है। मैंने पहली किताब 2017 में मेरी आई, दो मीडिया कैन डू वंडर्स इन स्टूडेंट्स लाइफ। जी सर। पीयूष थापर ने मुझे ये बोला, सर आप जो है वो नोट्स वगैरह देते हैं, किताब अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप खुद क्यों नहीं लिख लेते हैं किताब। एंड वो सेंटेंस मेरे लिए, मुझे एक लेखक के तौर पर, यस। और उस किताब की तो मैं आपको इससे बड़ी बात नहीं कह सकता कि वो किताब मैपल प्रकाशन समूह ने जो है उसको प्रकाशित किया। वो सन 2017 में आई। जी। और उसका भारतीय करेंसी के हिसाब से $250 मूल्य है। आज वो यूरोप में $20-22 में बिक रही है, जो कि आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं और अवेलेबल है वो ऑनलाइन। और ना केवल, एक दिन मेरा बेटा मुझे बता रहा था, जैसे जिक्र किया मैंने उससे पूछा, क्योंकि आजकल बच्चे इंटरनेट के जमाने के हैं, वो ज्यादा हमसे ज्यादा चीजें देखते समझते हैं। तो वो मुझे उसने स्टोर के नाम बताया कि फिजिकली फ्रांस में है ना, कनाडा के अंदर, वहां पर स्टोर के इवन वो लोकेशन मतलब शेयर करी उसने। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। खैर, ये तो एक कंसेप्ट हुआ कि भाई जैसे पत्रकारिता के जो सफर की आपने बात करी, फिर उसके बाद फिर, क्योंकि क्या होता है कि आप ना जब एक प्रयास करते हैं, एक अटेम्प्ट करते हैं और कुछ अच्छा हो जाता है, तो फिर आप और आपकी हिम्मत बन जाती है, कॉन्फिडेंस की। जी। उसके बाद फिर 2019 में मेरी एक पुस्तक आई। वो कारण क्या था कि वो मैंने पहली पुस्तक को ही थोड़ा सा रिफाइंड करा। और एक मेरा स्टूडेंट है चिराग नागपाल, जो कि फिल्मों की दुनिया में काफी अच्छा कर रहा है, पंजाब से भी, और हिंदी फिल्मों में भी काफी सक्रिय है वो। उसने मुझे कहा कि वो पंजाब से था, उसने कहा सर आपकी ना ये अंग्रेजी की किताब, उसने मारवा स्टूडियो में एक बार किसी वर्कशॉप में मुझे मिले थे वो, तो उन्होंने कहा कि आप सर इसे हिंदी में लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि हम लोग जो है ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसी तरह से एक और मेरा स्टूडेंट है मेरठ के अंदर, अंशुल राजपूत, उसने भी ये बात कही थी। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो उसके बाद फिर तो चीजें ऐसी होने लगी। फिर एक दिन दिमाग में आया, मैं एक पब्लिकेशन हाउस से जुड़ा हुआ था, द बुक लाइन पत्रिका है हिमालिनी, 2019 से मैं जनवरी से जुड़ा हूँ, उनके लिए ब्यूरो हूँ दिल्ली से। तो उसमें मोस्टली मेरे क्योंकि मासिक की हिंदी पत्रिका है, उसमें हर महीने में कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई मैं इंटरव्यू लोगों से मिलता हूँ, अच्छे लोगों या जैसे भी कुछ प्रतिभाशाली लोगों से, उनके मैं साक्षात्कार किया करता था। रात को एक दिन मेरे को सपना आया, तो मैंने सवेरे सवेरे उनको फोन करा, पब्लिशर को। मेरे अच्छे दोस्त थे सुनील बनोट, ही इज नो मोर नाउ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनको मैंने अपना ये आइडिया शेयर करा कि मेरे को ना सपने में ऐसा नजर आया कि ये जो मैंने अभी तक जो कुछ इंटरव्यू किए हैं, अगर इनका संकलन के तौर पर अगर पुस्तक अगर आप प्रकाशित कर दे, उनका करिए आप, गो अहेड। और मैटर ऑफ चांस की 2021 के अंदर डॉक्टर कीर्ति काले बहुत बड़ी कवियत्री हैं, उनका जन्मदिन था, और उन्होंने ही जन्म दिवस पर उस पुस्तक का लोकार्पण हुआ सीसीआरटी में, और वो भी लोकार्पण हुआ पद्म श्री सुरेंद्र शर्मा जी के हाथों। तो उसके बाद और 2023 में रेंडेवू करके मेरी एक पुस्तक आई, जिसमें कलेक्शन है अंग्रेजी के 75 इंटरव्यू, क्योंकि वो हम जो है आजादी का अमृत मना रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 75 इंटरव्यू कर रहे हैं। तो वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा और मैंने थोड़ा सा दायरा बढ़ाया। वो कारण क्या था कि मेरे पास जो कुछ अपने जीवन में कुछ 28, 27, 28, 29 सालों में जो कुछ इंटरव्यू मेरे को उपलब्ध
तब हो पाए। मेरे स्टूडेंट्स ने भी हेल्प करी मैंने, क्योंकि जैसे आपको बताया कि वो वहाँ स्कूल में पढ़ाने के बाद मुझे मौका मिला, FIMT कॉलेज है एक IP यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर सरोज व्यास हैं, वो भी काफी अच्छी प्रतिष्ठित लेखिका भी हैं, और साथ में वो मेरे से काफी मतलब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो है क्या हमारे कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो एक और अच्छा अवसर पैदा हो गया, क्योंकि मैं स्कूल में कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मैं कॉलेज का प्रोफेसर हो जाऊंगा। तो क्रेडिट गोज टू डॉक्टर सरोज व्यास मैम, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी FIMT कॉलेज में, और इस तरह से मैंने FIMT कॉलेज यानी कि IP यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करते हुए यही जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 2 साल नियमित तौर पे जो है कार्यरत रहा मैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे अनुभवों को सजोते हुए फिर मेरी जो ये चौथी पुस्तक जो रैंडेवू आई, उसका पर्पस यही था कि जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं वो कल को एक इंटरव्यू की विधा, या जो मैंने कुछ एक्सपीरियंस या कुछ प्रतिभाशाली लोगों के जो इंटरव्यू किए हुए थे उनको जो है उस विधा को समझने की कोशिश करें, और दूसरे एक अनुभव के तौर पर वो सब कुछ उसके अंदर सजो रख सके। तो इस तरह से जो है उसका हमारा वो गया। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सफर को बयां किया हमारे श्रोताओं के समक्ष। हमारा जो कार्यक्रम है अर्बन विमेन्स, जो शहरी महिलाएं हैं, उन्हें टारगेट करता है, और मैं महिलाओं पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो श्रोता महिलाएं हैं वो भी ये कार्यक्रम सुन रही हैं, उन्हें भी कुछ प्रेरणा मिले। मैं जानना चाहूंगी कि आप महिलाओं को पत्रकारिता में अपने सफर में कैसे पाते हैं? अगर प्रतिभा की बात की जाए तो मेरे ख्याल से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। महिलाएं भी काफी सिंसेयर होती हैं पढ़ने के अंदर भी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अब अंतरिक्ष की बात करें, खेलों की बात करें, है ना, तो साहित्य की बात करें, तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। वो सिर्फ यही नहीं है कि वो अपने घर को, अपने परिवार को संभालने तक, बल्कि बड़े बड़े क्षेत्रों में, चाहे वो कल्पना चावला की बात करें, जी जी सर, है ना, और चाहे वो कमला हैरिस की बात करें, प्रधानमंत्री, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जो है आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, इंदिरा गांधी जी की बात करें, तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पत्रकारिता की अगर बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं कई जो है फीमेल, ऐसे एकदम मैं किसी का नाम तो नहीं, लेकिन हाँ एक महिला से मैं मिला था चंडीगढ़ के अंदर, जी जी, नीलम ठाकुर नाम है उनका। तो उनके अंदर मैंने पैशन देखा, मंडी से हैं बेसिकली वो, तो हिमाचल प्रदेश से। तो उनका मैंने देखा कि उनके अंदर बड़ा एक वो जिसे कहना चाहिए कि बड़ा एक उत्साह और पत्रकारिता के प्रति काफी समर्पण देखा मैंने, कि महिलाएं जो हैं वो जो भी काम करती हैं बड़ी शिद्दत से करती हैं। तो वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मुझे याद है आपकी एक फिल्म बहुत प्रचलित हुई थी, जिसे चंडीगढ़ सेकंड फिल्म फेस्टिवल में सराहा भी गया था, जिसमें एक महिला है जो काम करती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, वो एक बड़ी यूनिक स्टोरी है। मुझे एक हमारे मित्र हैं विजय डोगरा जी, उनके माध्यम से एक मुझे महिला से मिलने का मौका मिला। उनका नाम है यशोदा सिंह। वो हिमाचल प्रदेश मंडी से ही हैं, और उनसे मेरी भेंट हुई तो मुझे पता लगा कि वो एक अनोखा कार्य कर रही है। मैं स्वयं हिमाचल से आता हूं, जैसे आपने मेरे परिचय में भी बताया। हमारे यहाँ पर महिलाओं को अगर बात करें या फीमेल को, हमारे यहाँ शादी में भी नहीं जाया करती थी। अब तो हालांकि काफी बदलाव आ गया है, और शमशान घाट में जाना तो आज भी अलाउड नहीं है। लेकिन मैं जब उनसे मिला और मुझे विजय डोगरा जी ने जो जिक्र किया, तो उन्होंने बताया कि वो ऐसा काम करते हैं, तो मैंने कहा भाई देखता हूँ, बात करता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनके घर गया, उनसे जब मैंने बातचीत करी तो मैंने पाया कि वो एक महिला लावारिस, या जो आर्थिक रूप से जो, मतलब ये समझिए कि मृत्यु के बाद उसके संस्कार के लिए जिनके पास पैसे की व्यवस्था भी नहीं होती, वो एक समाज सेवी उन लोगों की ना केवल संस्कार की व्यवस्था करती है, बल्कि उनकी अस्थियां वो हरिद्वार में जाकर विसर्जित करती हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये बहुत अच्छा कार्य। तो ये जो कार्य मैंने देखा, और मैं आपको एक चीज और अमिता बता दूं इसी बात पर, कि मेरा हमेशा पत्रकारिता के प्रति ये एक मिशन रहा कि मैंने हर प्रतिभाशाली लोगों को प्रयास किया कि समाज के सामने लेकर आऊं। जहां तक ये जो फिल्म की आपने यशोदा दी हिमाचल वॉरियर की बात करी, उसका भी एक यही उद्देश्य रहा कि एक महिला जो कि हमारे यहाँ पर फीमेल को शादी या किसी ऐसे मृत्यु के दौरान या उस तरह के में नहीं जाने की आज्ञा होती है, और उन
स्थितियों को तोड़ते हुए वो दिल्ली में रहकर इतना बड़ा काम कर रही है, तो मेरे मन में आया कि इस पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए। तो हमने, वो मेरे कॉलेज का स्टूडेंट था FIMT का वंश, और उसमें जो है काफी योगदान रहा, और मेरे कॉलेज की तरफ से जो है कुछ 3-4 बच्चों ने भी उसमें मेहनत करी थी। तो वो फिल्म के बारे में ये था, और हमने फिर वो चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल में उसको सबमिट किया, और हमें अवार्ड भी हुआ, कॉलेज कैटेगरी के लिए हमें सम्मानित भी किया गया। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि इस फिल्म में मुझे वॉइस ओवर करने का मौका मिला था बिकॉज ऑफ आपकी वजह से। नहीं, बिल्कुल अमिता, मैं बल्कि ये बोलना चाह रहा था आपने। हाँ, जी। और अगला जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है डोगरा सर, वो ये है कि हमने महिलाओं की भी बात कर ली, जो आपने बुक्स लिखी हैं, मैंने कई बुक्स के बारे में सुना है, आपकी बहुत सारी किताबें आई हैं और उनमें से कई प्रचलित हुई हैं, और जो हमारी नई पौध, हमारी युवा पीढ़ी जो आ रही है मीडिया में, उनके लिए आप ऐसी कौन सी किताब है जिसे आप चाहेंगे कि उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए? देखिए अमिता, मेरी पहली जो पुस्तक है ना, जो मीडिया कैन डू वंडर्स इन स्टूडेंट्स लाइफ, वो वास्तव में मैं तो ये बोलूंगा कि देखिए, मुझे नहीं पता कि और भी, देखिए ऐसा मैं कहूं कि क्लेम करूं कि मैंने ही ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम करा है, ऐसा नहीं है। काफी लोगों ने पहले भी लिखा होगा, जरूर लिखा है, लेकिन मैंने ये प्रयास किया क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था उस लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्योंकि वो 11th-12th के बच्चे थे, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और प्लस मैंने उसके अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट देने की कोशिश करी कि सभी जो मीडिया की ब्रांचेज हैं उनकी विशेषताएं, और उनके अंदर आप अगर इंटरेस्ट है तो उसमें आप किस तरह से कैरियर बना सकते हैं। यानी कि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मैंने उसमें वो चैप्टरों के अंदर वो सब कुछ परोसा है कि एक बच्चा अगर मीडिया की फील्ड में आना चाहता है, कैरियर के तौर पर, स्टडी के तौर पर लेना चाहता है, तो वो एक तरह का विंडो है। तो वो आपको जो है एक तरह का एजुकेट या अवेयर करता है, ठीक है। और उसका ऊपर एक काम और हुआ, मैंने उसके ऊपर एक फिल्म भी बना डाली, फिर लाइब्रेरी। अच्छा, उसका पर्पज यही था। लाइब्रेरी शायद आपकी पहली डॉक्यूमेंट्री थी? नहीं, पहली डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के साथ, नेशनल साइंस सेंटर के ऊपर। अच्छा। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके बाद उसका जो सबमिशन हुआ लाइब्रेरी फिल्म का, वो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, और उसका भी पर्पज यही था कि बच्चों में, क्योंकि मेरा जो काम है, मेरी जो फिल्में हैं, उनमें कोई मैसेज इस तरह का जाता है जिसमें कि हम बच्चों को, विशेष तौर पर यूथ को, हम किस तरह से इंस्पायर कर सकें इस फील्ड की, और जो समाज के कुछ ऐसी चीजें हैं। अब जैसे लाइब्रेरी फिल्म के अंदर एक संदेश ये था बेसिकली कि भाई हमें किताबों की या लाइब्रेरी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, हमें शिखर तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि उसमें पोर्ट्रेट, एक स्टोरी ही इस तरह की पोर्ट्रेट की थी मैंने कि भाई एक गरीब परिवार की बच्ची, वो लाइब्रेरी के माध्यम से किस तरह से किताब पढ़ने को क्रेडिट देती है जब उसको इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर अवार्ड होता है। तो कुल मिलाकर यही था कि, और बाकी फिर कुछ फिल्में जैसे यशोदा और ये उत्तराखंडी वॉरियर, एक मैंने पारा एथलीट के ऊपर फिल्म बनाई थी जो कि उत्तराखंड से है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया हमारे श्रोताओं को। आपने महिलाओं की भी बात की, अपनी फिल्म के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से आप एक तरीके से प्रगतिशील एक राष्ट्र को तैयार करने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। डोगरा सर, मैं आपसे बस आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आप अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? श्रोताओं को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारी मीडिया फील्ड में ना आने के लिए, हालांकि अब तो पेरेंट की एटीट्यूड बदली है क्योंकि काफी कुछ आयाम क्रिएट हो गए हैं, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं, जो मैंने देखा है और समाज के अंदर इंडियन मेंटेलिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो अनुभव किया है, हमारी इस फील्ड में आने के लिए पेरेंट बहुत कम सपोर्ट करते हैं बच्चों को। ये लालसा हर कोई करता है। कल को अगर कोई किसी फिल्म में बच्चा आ जाता है तो सब मोहल्ला, पूरा स्टेट और वो सब अपना उसे बताने लगते हैं, चाहे वो पंकज त्रिपाठी क्यों ना हो आज की डेट में। लेकिन इस फील्ड में बच्चों को खुशी खुशी सपोर्ट करके डेवलप करने के लिए मैंने बहुत रेयर कोई आदमी देखा हो पेरेंट के तौर पर। उसमें कारण ये है कि ये क्रिएटिव फील्ड है, बहुत जुझारू फील्ड है,
तो पेरेंट क्या बच्चे भी जो है ना थोड़ा वो चार्म के तौर पर आते हैं, तो आकर्षण के तौर पर अगर इसको लेंगे तो शायद सफलता नहीं मिलेगी। आप शिद्दत से कुछ जीवन में कुछ अनोखा करना चाहते हैं तो ये फील्ड, इससे बढ़िया फील्ड कोई नहीं हो सकती कि जिन्हें हम पर्दे पे देखते हैं। आज अगर हम पत्रकार हैं या हमने पत्रकारिता को जिया है तो हमें भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान जो हैं सुनील छेत्री जैसों से रूबरू होकर इंटरव्यू करने का मौका मिला, चाहे वो प्रेम चोपड़ा साहब हो, धर्मेंद्र साहब हो, तो ये हम पर्दे पर देखा करते हैं। या आज वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर जी हों, इन लोगों से मिलना और इंटरव्यू करना ये मेरे जीवन की उपलब्धियां हैं। तो मैं संदेश यही देना चाहता हूँ। या फिल्म, कई बच्चे मेरे जो है आज फिल्मों में चले गए, कोई रेडियो पे है, कोई है ना, कुछ अखबारों से जुड़ गए हैं। तो मैं पेरेंट को यहाँ जरूर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों में अगर कुछ हटके प्रतिभाएं हैं उन्हें स्वीकार करें, उन्हें इस फील्ड में आने के लिए सपोर्ट करें। और मैं गारंटी से बोलता हूँ कि वो बच्चा, और एक चीज और फैक्ट है कि इस फील्ड के अंदर अगर जिस बच्चे के अंदर, मैं बल्कि बच्चों को अपने लेक्चर में अक्सर बोला करता हूँ कि जो क्रिएटिव लोग हों, क्यूरियोसिटी हो जिसके अंदर, और फिर कॉन्फिडेंस हो, ये 3 चीज अगर जिस बच्चे के अंदर है हटकर, तो उसके पेरेंट जरूर से सपोर्ट करें और इस फील्ड में आने के लिए अवश्य मौका दें विलिंगली। वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। और जहां तक एक समाज में संदेश देने वाली बात है, तो बस मैं एक शेर से कंक्लूड करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। कि सफर जिंदगी चलती चले जा, मंजिलें खुद ब खुद कायम होने लगेंगी। वाह वाह वाह। और बहुत बहुत शुक्रिया SS डोगरा सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को अपने अनुभव आपने साझा किए। इसी के साथ अपनी दोस्त अमित कमल को यहीं पर दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।